नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के चैनल यूपीएससी पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी, आप लोगों के सामने आज के द हिंदू का पूरा विश्लेषण लेकर के द हिंदू की जो खबरें आज और लास्ट वीकेंड में जो बहुत महत्वपूर्ण रही, जिन्हें जानना हम सबके लिए परीक्षा उपयोगी हो सकता है, उन्हें लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रयास है कि जिन खबरों को आप तक पहुंचाएं उनका प्रीलिम्स और मेंस बेस्ड जो भी एनालिसिस हो सकता है वो आप लोगों तक लेकर के पहुंचे। तो इसी क्रम में आपके इस सेशन के साथ आज में हम उपस्थित हैं। और हां, आज पूरी तरह दुरुस्त इस बात के लिए भी हैं कि जो चीजें अटक जाएं बाई चांस, जैसे कब 2 दिन पहले वाले सेशन में हुआ था कि हमारे बीच में लाइट चली गई थी और दिक्कत हो गई, तो उस चीज के लिए आज भी अगर हमें लाइव आना पड़ा, ऐसी कोई परिस्थिति बनी, तो हम उसे यूट्यूब से कंटिन्यू कर लेंगे। आप 5-7 मतलब लैपटॉप से कंटिन्यू कर लेंगे, आप 5-7 मिनट बस वेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हर तरह से आज साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हैं, क्योंकि हर दिन नया अनुभव है और सीखते जा रहे हैं। तो इसी क्रम में आपके साथ में चीजें जुड़ती हुई चल रही हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ जरूरी है आज जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि आप लोगों का यह सेशन सोमवार से शुक्रवार के लिए उपलब्ध रहता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, आप लोगों का एक करंट अफेयर का सेशन और चलता है जो 7 दिन उपलब्ध होता है, जो कि वाईफाई स्टडी 2.0 पर है। सुबह 6:30 बजे आपके लिए यह सेशन होता है। यह सभी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से है और इसका जो उपयोग है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव, विशेष रूप से यूपीएससी को ध्यान में रख करके और स्टेट पीसीएस को ध्यान में रख करके लाया गया है, ठीक है ना। तो ये 2 बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। बाकी तो सब पता है कि अंकित 10 रेफरल कोड है अंकित परिवार से जुड़ने के लिए। अंकित परिवार से जुड़ करके अगर एनसीईआरटी की तैयारी करनी है तो फाउंडेशन कोर्स एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है रोजाना आप लोगों के लिए, जिसमें कि हम लोग एनसीईआरटी को आधार बना के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। साथ में इसी प्रकार से एक हमारा बैच और चलता है जो एसएससी फाउंडेशन में है, विशेष करके स्टेट पीसीएस वाले विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए साथियों, इसी के साथ में आज का हम ये सेशन प्रारंभ करते हैं। जानते हैं क्या कुछ खास है आज हमारे इस सेशन में। तमिलों की महत्वाकांक्षाओं को महसूस करें, 13वें संशोधन को पूरी तरह से लागू करें, ऐसा कहा है पीएम मोदी ने राजपक्षे से। बहुत ही शानदार मुद्दा है, मतलब इसको समझाएंगे आपको बहुत बहुत सारी बातें पता चलेंगी। मैं कह रहा हूं अपने आप में 1 घंटा इस सेशन को समझाया जा सकता है, इतना जबरदस्त सवाल है ये। दूसरा सवाल मेरे प्यारे साथियों, जो हमने आज से 3 दिन पहले आपको पढ़ा दिया है, द हिंदू ने अब कवर किया है, और वो ये है कि वोडाफोन ने $2 बिलियन का बैन, जो बिलियन का टैक्स था, वो जीत लिया है। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पूरी डिटेल में सारी बातें, लेकिन फिर भी चक्कर का चर्चा करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, कैसे ये केस रहा, हमें क्या मिलना चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल में आज इसके ऊपर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ ही सीनेट ने हाल ही में कंफर्म करने की तरफ मतलब बढ़ावा दे दिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाम सुझाया गया था एक महिला जज का। आपको पूरी स्टोरी सुनाएंगे, आपको क्लास में पढ़ाया हुआ भी है कि एक महिला जज जिनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात अब डोनाल्ड ट्रंप नवंबर से पहले चाहते हैं कि खुद के द्वारा नियुक्त किए हुए किसी व्यक्ति को इस पद पर वो बिठा जाएं। तो आपके सामने चर्चा करेंगे। साथ में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि भारत में अभी हर्ड इम्यूनिटी दूर की बात है, थोड़ा सुरक्षित रहें, कोविड-19 से बचे रहें। साथ में आज के जो 2 बहुत बड़े अच्छे एडिटोरियल कहे जा सकते हैं वो क्या है, सैल्यूटरी लेसन, मतलब हम लोगों के लिए चेतावनी भरा लेसन है। वर्तमान में $2 बिलियन की डील का जीत जाना, वोडाफोन का केस जीत जाना और भारत का हार जाना, इसके बारे में आपसे सबसे चर्चा की जाएगी। और साथ में जो नए लेबर लॉज आने वाले हैं उसको लेकर के किस प्रकार की डिबेट छिड़ रही है, उसके बारे में भी एडिटर ने अपनी राय रखी है। तो आज बहुत कुछ जानने का है, तो इसी क्रम को जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरे प्यारे मित्र जो मेरे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं उन सभी को, हाँ भाई चौहान आतिश मैंने डाल दिया था, मेरे भाई चौहान आतिश भाई डाल दिया था, हाँ तो है ना मेरे प्यारे साथियों। सिंह, दिलीप सिंह, उदयलाल, शिल्पी, सरोज, मेरे सभी साथियों को भाई साहब बहुत सारा गुड आफ्टरनून। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन आपके लिए होने जा रहा है। आइए चर्चा करते हैं क्या कुछ खास है हमारे लिए इस सेशन में। सेशन को शेयर करना ना भूलें, मैं भी इसे सेशन को शेयर कर रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, आप भी सेशन को शेयर कर दीजिए अपनी अपनी क्लासेस पर, अपने अपने जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं उस पर आप शेयर कर दीजिए।
हाँ तो साथियों शुरू कर रहे हैं हम। होपफुली अब मैं आपको विजिबल हो गया हूँ। कुछ दिक्कतें हैं, कुछ ईश्वर का कुछ ज़्यादा ही प्यार है अपने साथ में ना, तो थोड़ी इशू हो गया था, कोई बात नहीं। कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। सारी दिक्कतों से निजात पा करके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, हाँ जी, जिन लोगों को भी मतलब देरी हो गई है, बीच में सेशन को बीच में होल्ड करना पड़ा था और हम वापस आपके सामने आ गए हैं। तो वर्तमान की जो खबर मैं आपके सामने लेकर के आया हूं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहा गया। कौन से वाले राजपक्षे? दो प्रकार के राजपक्षे हैं यहां पर, महिंद्रा राजपक्षे और दूसरा कौन से हैं? गोटाबाया राजपक्षे। एक भाई प्रधानमंत्री और दूसरे यहां के राष्ट्रपति। उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि भाई आप जो है अपने यहां पर आर्टिकल 13, वो सारा जो संविधान संशोधन 13 नंबर है, उसे लागू करने का कार्य करें, यानी कि संवैधानिक संशोधन अपने यहां पर लागू कर दें। ये लाइन उन्होंने अभी कही। लेकिन अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से 13वें संशोधन को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है देश के लिए। यह आपको जानना होगा। क्या है ये संशोधन नंबर 13? आइए एक एक करके इन सारी बातों को हम आपके सामने रखते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? आइए थोड़ा मैं इतिहास में आपको लेकर के चलता हूं। 13वें नंबर संविधान संशोधन को समझने से पूर्व आपको समझना होगा श्रीलंका के अंदर छिड़े हुए उस सिविल वॉर को, जिसने भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री, भारत के उस समय के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जान ले ली थी। यानी कि 1991 में भारत ने अपना एक नेता जो खोया था, जिसका नाम था श्री राजीव गांधी। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके सामने इस पूरी घटना की। क्या हुआ था उन दिनों जब ये 13वां संविधान संशोधन स्थान लिया था? आइए एक एक करके मैं सारी बातें आप लोगों के सामने रख रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, ये बात कुछ इस प्रकार से है कि वंस अपॉन ए टाइम जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका के अंदर वहां पर रहने वाले जो लोग थे, इनके बीच में एथनिक कन्फ्लिक्ट प्रारंभ हो गया। एथनिक कन्फ्लिक्ट प्रारंभ होने का मतलब है श्रीलंका के अंदर दो प्रमुख रूप से वर्ग रहा करते थे। एक थे सिन्हले, एक थे सिन्हले, जो सिन्हले प्रांत के प्राणी थे, यानी सिन्हले, जिन्हें आप जाति कह सकते हैं, सिन्हले। और दूसरे थे मेरे प्यारे साथियों तमिल। ये दो जनजातियां नहीं, एक प्रकार से नस्ल के लोग समझिए, ग्रुप के लोग समझिए, एथनिक पीपल समझिए, जिनके बीच में लड़ाइयां होना शुरू हुई थी। क्या है पूरी कहानी? आइए मैं आपको बताता हूं। असल में जब हम श्रीलंका के मैप को देखते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि भारत के इस किनारे पर बोले तो इसका मतलब क्या है? अगर हम देखते हैं तो इधर की तरफ है ईस्ट, इधर की तरफ है वेस्ट। तो ईस्टर्न किनारे पर, साउथ ईस्टर्न किनारे पर यहां से श्रीलंका शुरू होता है और यहां पर एक राज्य है भारत का, तटवर्ती राज्य, जिसे आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। असल में क्या है मेरे प्यारे साथियों कि तमिलनाडु से निकले हुए लोग जो कि यहां से कभी श्रीलंका जाकर के बस गए थे, कुछ लोग जो यहां पर भी हैं जो तमिल भाषा बोलते हैं और श्रीलंका के उत्तरी तट पर रहते हैं, इन लोगों को तमिलियंस कहते हैं, तमिल कहते हैं, है ना भाई? तमिलनाडु के लोग तमिल होते हैं। तो श्रीलंका में ये उत्तर की तरफ तमिल लोग रहते थे और श्रीलंका के दक्षिण की तरफ, यानी साउथर्न पोर्शन की तरफ मेरे प्यारे साथियों, ये जो सिन्हले लोग हैं ये रहते थे। अच्छी बात है। ये बात क्यों बता रहे हो? हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, श्रीलंका में वहां की सरकार में प्रभुत्व को लेकर के जो सिन्हले हैं, जो कि अपने यहां पर बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो बौद्ध लोग अपने यहां पर तमिल लोगों का इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी ऐतिहासिक बात सुना रहा हूं। मजा आ जाता अगर हमारे साथ में सभी चीजें चल रही होती सही से, लेकिन फिलहाल के लिए इंटरनेट के चले जाने के बाद से, लाइट के चले जाने के बाद से आप एक बार वापस जुड़ जाइए, अपने सभी मित्रों को लाइव ले आइए और सेशन को शेयर करते चलिए मेरे प्यारे साथियों। हुआ क्या मेरे प्यारे साथियों? रिफ्रेश करूं, भाई अभी तो सब सही चल रहा है यार। वो बीच में लाइट चले जाने से सारी मुसीबत हो गई थी। इतना अच्छा टाइटल था। हाँ जी, एनीवे, तो मेरे प्यारे साथियों फिर क्या हुआ? फिर भी हम हिम्मत करके डटे रहेंगे, चीजें सुनेंगे।
परिस्थितियां कुछ सामान्य नहीं हो पा रही हैं, कोई बात नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर क्या होता है कि यहां के लोग जो थे तमिलनाडु के, ये लोग जो कि तमिल के रूप में यहां पर एंट्री कर चुके थे या फिर श्रीलंका में जो रह रहे थे, हुआ ये कि श्रीलंका में एक तरफ तो थे आपके सिन्हले प्रांत के लोग और दूसरी तरफ तमिलियंस, ये आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। रीजन ये था कि सिन्हले जो हैं वो बौद्ध थे और तमिल जो हैं वो हिंदू थे। इनके बीच में एक प्रकार से जातीय हिंसा, नस्लीय हिंसा हुई, जिसमें कि तमिलियंस को श्रीलंका से भगाया जाना निर्धारित किया गया कि कैसे ना कैसे करके तमिलियंस को यहां से भगाया जाए और केवल श्रीलंका पर सिन्हले लोगों का कब्जा किया जाए। लेकिन तमिलन लोग जो थे वो भी श्रीलंका पर पूरी तरह अपना आधिपत्य करना चाहते थे। ऐसी परिस्थिति में यहां पर एक बार वर्ष 1983 के अंदर तमिल लोगों के द्वारा यहां की आर्मी के ऊपर हमला कर दिया गया। वर्ष 1983 में यहां की आर्मी के ऊपर हमला कर दिया गया, श्रीलंका की आर्मी के ऊपर, और उस हमले में तमिल लोग जो हैं इनका हाथ पाया गया, जिसके चलते यहां की आर्मी और यहां के रहने वाले जो सिन्हले लोग हैं ये तमिल्स के खिलाफ हो गए। और ऐसी स्थिति में यहां पर बड़ी संख्या में सिविल वॉर शुरू हो गए। और जो सिविल वॉर शुरू हुए, इसके चलते यहां पर तमिल लोगों के एक प्रतिनिधि के रूप में एक संगठन बना जिसका नाम था LTTE, जिसे आप लिट्टे के नाम से जानते हैं, और इसके नेता के रूप में निकल करके आए जिनका नाम था प्रभाकरण। ये प्रभाकरण वो व्यक्ति थे जो कि तमिल लोगों के लिए श्रीलंका में अपना देश चाहते थे, जो ये चाहते थे कि श्रीलंका में इनका अपना हिस्सा हो जहां पर ये अपने देश को रन कर सकें। दूसरा ये चाहते थे कि तमिल लोग जो हैं, जो तमिलनाडु में रहते हैं और दूसरी तरफ जो श्रीलंका में रहते हैं, ये संयुक्त रूप से एक हो जाएं और एक पूरे देश का निर्माण हो जो कि तमिल लोगों का ही देश हो। इस प्रकार की इनकी मंशा थी, प्रभाकरण की ये मंशा थी। दूसरी तरफ श्रीलंका में जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम जयवर्धने था, वो मेरे प्यारे साथियों बौद्ध थे, यानी कि वो जो थे वो उस ग्रुप से थे जिनके साथ में श्रीलंका में लड़ाई हो रही थी, सिन्हले ग्रुप से थे। जयवर्धने और इधर की तरफ प्रभाकरण, इनके बीच में लगातार कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। सिन्हले राष्ट्रपति जो थे जिनका नाम जयवर्धने था, इन्होंने लिट्टे को मार भगाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। इतना तक हुआ कि इन्होंने अपनी सेना को कहा कि यहां से तमिल लोगों को भगा दिया जाए। लेकिन याद रखिए कि इन तमिल लोगों के साथ में भारत का अपना विश्वास जुड़ा हुआ था, क्योंकि भारत में तमिल पॉपुलेशन बहुत थी और इंडियन पॉलिटिक्स में तमिलनाडु का उस समय बहुत बड़ा योगदान था। ऐसी स्थिति में भारत ने श्रीलंका के अंदर इंटरफेयर किया और यह कहा कि श्रीलंका सरकार जो है वो तमिल लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की ज्यादतियों से बचे। अगर ऐसा रहा तो भारतीय सरकार यहां आकर के, यानी भारत की सेना श्रीलंका में आकर के अपनी तरफ से वहां पर युद्ध का आगाज कर सकती है। तमिल लोगों को बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह घटनाक्रम चलता रहा। इसके चलते हुए बीच में परिस्थितियां ऐसी बन गई कि दोनों देश इस बात पर सहमत होने लगे कि यह किसी के पक्ष में नहीं है इतने लोगों की जान जाना। ऐसी स्थिति में तत्कालीन प्रधानमंत्री 1987 में, जिनका नाम था मेरे प्यारे साथियों राजीव गांधी जी, ये वहां के जयवर्धने और प्रभाकरण के साथ मिलकर के एक समझौता करवाए जिसे हम 1987 के अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और ये वो समझौता था मेरे प्यारे साथियों, आज से 30 साल पुराने द हिंदू की मेरे प्यारे साथियों ये कटिंग है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और इस एग्रीमेंट के दौरान यह कहा गया, ये द हिंदू उस समय की न्यूज है मेरे प्यारे साथियों, वो एग्रीमेंट साइन हुआ और उस एग्रीमेंट में यह कहा गया कि तमिल लोग जो हैं इनके लिए श्रीलंका के अंदर राजनीति के अंदर एक इंटरफेयर करने का मुद्दा दिया जाएगा, यानी कि राजनीतिक प्रभुत्व दिया जाएगा, इनको राजनीतिक पहचान दी जाएगी, इनका राजनीतिक पार्टिसिपेशन दिया जाएगा। ऐसा इस अकॉर्ड के अंदर निर्धारित किया गया। अब बड़ी बात यहां पर क्या निकल के आई, इधर प्रभाकरण जो थे, जो कि पहले राजीव गांधी जी से दिल्ली में आकर के मिलके गए थे, उन्होंने ये अश्योरेंस लिया था कि मैं समझौता तो कर लूंगा, यानी मैं अपने लिट्टे को पूरी तरह से सरेंडर तो करवा दूंगा, लेकिन मुझे
श्रीलंका की सरकार में कोई पद चाहिए। इस बात के लिए राजीव गांधी जी ने उन्हें आश्वस्त भी किया था। जब यह समझौता हुआ, बहुत सारे तमिल जो लिट्टे आतंकवादी थे या फिर लिट्टे जो उपद्रवी थे, उन्होंने वहां पर सरेंडर भी किया। और सरेंडर के दौरान मेरे प्यारे साथियों, यह बात राजीव गांधी जी नहीं समझ पाए कि यहां पर प्रभाकरण डबल चाल चल रहे थे। प्रभाकरण ने मेरे प्यारे साथियों इस एग्रीमेंट के दौरान तो अपना सरेंडर करता हुआ तमिल के जो लिट्टे के जो मतलब उपद्रवी थे उनसे समर्थन वो तो करवा दिया, सरेंडर तो करवा दिया, लेकिन खुद ने मेरे प्यारे साथियों लगभग 20,000 लड़ाकों के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उनका मानना था कि भारत ने उनके साथ में चीटिंग कर दी है, भारत सरकार ने उनके खिलाफ चीटिंग कर दी है। यह बात और ज्यादा मेरे प्यारे साथियों बहुत महत्वपूर्ण जब हो जाती है, जब भारत सरकार ने जयवर्धने के ऊपर इस प्रकार का जोर बनाया, एक प्रेशर टैक्टिक अपनाई कि आप लोगों को इन तमिल लोगों के लिए राजनीतिक हस्तक्षेप या राजनीतिक स्थान दिलाना जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान में रखते हुए 1987 में हुए अकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन रूप से श्रीलंका के संविधान में एक संशोधन किया गया, जिसे हम 13वां संविधान संशोधन कहते हैं। तो जो शब्द आपने आज न्यूज में सुना वो क्या है मेरे प्यारे साथियों? वो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहा है। क्या कहा है? राजपक्षे से, महिंद्रा राजपक्षे से, कि आपकी सरकारों ने जो पहले कमिटमेंट किया हुआ था कि वो 13वें संविधान संशोधन को अपनाएंगे, उसकी दिशा में आप आगे बढ़िए। तो आपके मन में अब यह सवाल आना चाहिए कि इतने सालों बाद ये 13वां संविधान संशोधन वापस कैसे निकल करके आ गया? क्या था इस 13वें संविधान संशोधन में मेरे प्यारे साथियों? 13वें संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग हैं इनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इनके लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी और वो काउंसिल इन्हें देश में एक अच्छी स्थिति उपलब्ध करवाएगी। लेकिन 1987 के बाद से लेकर के अभी तक तमिल लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसा कार्य नहीं किया गया है। और तो और मेरे प्यारे साथियों, भारत ने 1987 में श्रीलंका के जयवर्धने राष्ट्रपति से यह कहा कि आप लोगों के लिए तमिल आतंकवादियों को शांत कराना मुश्किल कार्य होगा। ऐसी स्थिति में भारतीय सेना आपके लिए वहां पर एक शांति सेना बनकर के आना चाहती है, जो कि तमिल लोगों को समझा करके आपके देश में शांति स्थापित कर दे। और भारत ने अपने द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जिसे हम ऑपरेशन पवन के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, भारत के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन पवन, जो कि यहां पर श्रीलंका में शांति स्थापित करने के लिए चलाया गया था, इस ऑपरेशन पवन के अंदर मेरे प्यारे साथियों भारत को बहुत ज्यादा क्षति उठानी पड़ी। भारत के जो सैनिक वहां गए, श्रीलंका में एक स्थान है जिसका नाम है जाफना, वहां जाकर के जब भारत की सेना उतरी तो लिट्टे, जो कि हाल ही में सिन्हले के साथ समझौता कर चुका था, उसने भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और उसने भारत की सेना के खिलाफ छुपे हुए मोर्चे में बहुत सारे स्थानों पर छिप छिप करके भारतीय सेना पर अटैक किए। बहुत सारे भारतीय सैनिक श्रीलंका में मारे गए। लिट्टे, जिनको बचाने के लिए भारत इतना प्रयास कर रहा था, तमिलों की रखवाली के लिए प्रयास कर रहा था, वही लिट्टे भारत की सेना के खिलाफ आकर के खड़ा हो गया और प्रभाकरण ने धोखे से भारत की सेना के खिलाफ बहुत सारी ज्यादतियां की। इतना हो गया मेरे प्यारे साथियों कि वहां पर स्थित जो महिलाएं और बालक थे वो भी भारत की सेना के खिलाफ खड़े हो गए। भारत, जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज्यादा नंबर भेजने